गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। हम्म आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हम्म स्टेज 1 का सिलेबस क्या था हमारा एनएसओ का? हाँ, सर 8th और क्लास 9th। 9 प्लस का क्लास 9 साइंस। क्लास 8th और क्लास 9th का दोनों मिलाकर के आएगा आपके लिए? 8th सर का भी आ रहा है? हाँ, स्टेज 1 में। आप लोग तो यहाँ पे स्टेज 2 के लिए पढ़ रहे हो ना? यस सर, उसमें सिर्फ 9 का है। स्टेज 2 में सिर्फ तो आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, आप ये बताओ। एनएसओ स्टेज 2, 8th और 9th। आप में से कितने स्टूडेंट जो 8th क्लास के हैं? 8th क्लास के स्टूडेंट कितने हैं आप में से? पार्थ, यू आर फ्रॉम ए क्लास 8th। यस सर। और कोई? अश्विन, आयुष, ये कौन है जो? क्लास 9। ठीक है, ये कौन है? रोल नंबर 2145। अपना अपने को रीनेम करो अपने आप को। ये कौन है पता नहीं चल रहा। 21456047। अच्छा, क्लास ही छोड़ दी। बढ़िया। देखो, हम बात कर रहे हैं एनएसओ स्टेज 2 के बारे में। क्लास 9th का ही कंटिन्यू करें? ये कब तक चलेगी वर्कशॉप आपकी? तो फिर हम 8th से शुरू करते, बेटर है। 8th भी हमें कंप्लीट रिवाइज तो करना ही है। अगर हम बात कर रहे हैं क्लास 8th के सिलेबस के बारे में, तो सब्जेक्ट जो है आप लोगों का केमिस्ट्री। इसमें आप लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? सर फाइबर, हाँ सिंथेटिक फाइबर। इट इज सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड प्लास्टिक। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर था। सेकंड जो चैप्टर है दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपके पास में है कोल एंड पेट्रोलियम। और अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करते हैं, तो ये हमारे पास में है कंबशन कंबशन एंड फ्लेम। यही है आपके पास में टॉपिक। ठीक है, ये हाँ जी सर। वो पेपर के लिए ठीक है, चलो मैं कर रहा हूँ।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, 8th क्लास का कंटेंट हमारे पास 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। 1 बाय 1 हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो है सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड प्लास्टिक। इसके अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो है पॉलीमर के बारे में। क्या होता है पॉलीमर? स्ट्रक्चर, नोट्स लिखवाने आप लोगों को पता है, ये बात से समझा दूं मैं? फिर बस समझा दी। यस सर, सिर्फ समझा दीजिए। सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय लार्ज, हाँ आ जाइए, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट। जो हमारे पास में हमारा पॉलीमर है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट से मिलकर के बना होता है। दूसरा होता है हमारे पास में मोनोमर। मोनोमर का मतलब है स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की जो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती है उन्हें ही मोनोमर कहा जाता है। हम ये बात जानते हैं n नंबर ऑफ मोनोमर जब होते हैं तो ये आपस में एक प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। इसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू n नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट मिलकर के एक पॉलीमर की फॉर्मेशन करती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं एथीन के बारे में, अगर मेरे पास एथीन है और लार्ज नंबर ऑफ एथीन हमने कलेक्ट कर लिए तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ये कन्वर्ट हो जाता है पॉलीएथीन में। और ये वही पॉलीएथीन है जिसे हम कॉमनली पॉलीथीन कह देते हैं, जो कि प्लास्टिक है और ये गुड्स बनाने के काम में, गुड्स कैरी करने के काम में आती है। पता है या नहीं पता ये बात? अब हम ये अब अगर आप लोगों को पॉलीमर समझ में आ गया तो हम लोग ये टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ क्यों रहे हैं उसके पीछे भी कारण है। क्या कि जितने भी सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल आप पढ़ोगे और जितने भी प्लास्टिक्स आप पढ़ोगे, दे ऑल आर पॉलीमर। उन सबकी कोई स्मॉल यूनिट होती ही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास पॉलीमर के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फाइबर के बारे में। फाइबर क्या होता है? इट इज द स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ क्लोथ्स। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ फाइन थ्रेड। इट इज अ फाइन थ्रेड यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। क्लोथ्स बनाने के लिए जो फाइन थ्रेड काम में आता है वही हमारे पास में फाइबर है। ठीक है, फाइबर जो है वो भी काफी सारे फिलामेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। अगर मैं आपसे बात करूं टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में, तो एक हमारे पास में होता है नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर नाम से ही बताया जा रहा है, जो नेचर से मिलता है। नेचर से मिलता है मतलब एनिमल और प्लांट से मिलता है। सेकंड हमारे पास में होता है सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट होता है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब जो हमने लैब में सिंथेसाइज किया है। नेचुरल फाइबर के एग्जांपल जैसे कि हमने सिल्क ले लिया, हमने कॉटन ले लिया, हमने जूट ले लिया, एक्सेट्रा। और अगर मैं सिंथेटिक फाइबर की बात करूं तो आपके पास में जैसे स्पेंडेक्स है, नायलॉन है, हमारे पास कोरोसियल है। ये सारे के सारे फाइबर जो होते हैं ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? सिंथेटिक फाइबर के। हम 1 बाय 1 हर टाइप ऑफ फाइबर के बारे में बात करेंगे बेटा। नेचुरल फाइबर जितने भी हैं, कैसे ऑप्ट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ये सब आप लोग ऑलरेडी 7th क्लास तक डिटेल में पढ़ के आए हो।
मैं 7th क्लास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग 8th क्लास का सिलेबस पढ़ रहे हो। तो अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में, लेकिन उन सबसे पहले एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब सेमी सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? ये हमारे पास में नेचुरल फाइबर ही है, नेचुरल फाइबर ही है, बट केमिकली मॉडिफाइड है, केमिकली मॉडिफाइड है। हमने उनमें केमिकल चेंज करके उनकी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर दिया है। व्हाट आर द सेमी सिंथेटिक फाइबर? दे आर द केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल फाइबर। मोस्ट कॉमन सेमी सिंथेटिक फाइबर का जो एग्जांपल है हमारे पास वो है रेयॉन। रेयॉन हमारे पास में, रेयॉन जिसकी मोनोमर यूनिट होती है हमारी सेल्यूलोज। रेयॉन इज द फर्स्ट मेन मेड फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर है जिसको हमने सेल्यूलोज को यूज करके बनाया है। अब हम करते क्या हैं? सबसे पहले हमने लिया वुड पल्प, लकड़ी का जो पल्प होता है, वुड पल्प होता है, उसको हमने लिया और उसको हमने रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो हमारे पास में एक ऑरेंज कलर सस्पेंशन बनता है। नहीं, ये हमारे पास में एक एल्काली सेल्यूलोज बनता है। सेल्यूलोज वैसे इसमें भी है, वुड पल्प की मोनोमर यूनिट भी सेल्यूलोज ही है। NaOH से रिएक्शन कराया तो एल्काली सेल्यूलोज बना। ये जो हमारे पास में एल्काली सेल्यूलोज है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइसल्फाइड से, तो हमारे पास एक ऑरेंज कलर का सस्पेंशन बनता है। और बनने वाले इस ऑरेंज कलर के सस्पेंशन को जब हम फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास विस्कस की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो हमारा विस्कस है, विस्कस सॉल्यूशन, ये जो बनने वाला हमारा विस्कस सॉल्यूशन है, अगर हम इसको रिएक्शन करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये हमारा रेयॉन बन जाएगा। ये हमारा क्या बन जाता है? रेयॉन। आपसे पूछा जाता है जनरली कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेयॉन। तो आपको पता होना चाहिए रॉ मटेरियल है कौन कौन से, रेयॉन बनाया किस किस से जाता है। रेयॉन बनाने के लिए हमें सेल्यूलोज चाहिए, तो वो मिलता है वुड पल्प से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कैसे यूज करते हैं? हम लोगों ने एक टब लिया, इस टब के अंदर हम लोगों ने एक पुली बनाई, यहां से हमारे पास में H2SO4 का विस्कस सॉल्यूशन आता है। विस्कस इस बार टब के अंदर जो है हमारा क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कलेक्टेड है। जैसे ही विस्कस सॉल्यूशन इस रील से पास होकर के जाएगा तो यहाँ पर तो ये लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पर ये थ्रेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि H2SO4 से रिएक्शन कर लेता है वो, इस वजह से। तो यहां से लिक्विड को हम कलेक्ट करते हैं एक स्पिनरेट के थ्रू। स्पिनरेट क्या होता है? इट्स अ शावर लाइक हेड। बहुत सारा लिक्विड यहां से यूज किया जाता है जो आगे चल करके एक नैरो कॉनिकल ट्यूब से यहां से पास होगा। ये होता है हमारे पास में स्पिनरेट। क्लियर? रेयॉन, अगर मैं रेयॉन की बात करूं तो आपसे इट लुक लाइक सिल्क, ये देखने में सिल्क जैसा होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में तो इसकी प्रॉपर्टी कॉटन के जैसी होती है। ठीक है, तो इसीलिए रेयॉन को कॉमन लैंग्वेज में आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखता सिल्क के जैसा है लेकिन सस्ता होता है। ठीक है, सैटिन जिसे बोलते हैं ना, सैटिन का रिबन, सैटिन यही होता है, रेयॉन ही होता है। इसका रॉ मटेरियल क्या है? वुड पल्प। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोनोमर यूनिट ऑफ रेयॉन, क्या है? सेल्यूलोज।
है ना, कई बार क्या स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता, तो इसलिए बताना जरूरी है। सेल्यूलोज इज द मोनोमर यूनिट ऑफ रेयन। क्लियर है ये बात सभी को? चलिए नेक्स्ट जो फाइबर हम पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास में नायलॉन। वो है हमारे पास में नायलॉन। नायलॉन के बारे में हमेशा एक बात ध्यान रखना, नायलॉन एक फैमिली है। ठीक है, नायलॉन एक फैमिली है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई गुप्ता फैमिली है, तो गुप्ता फैमिली में फादर गुप्ता अलग है, मदर गुप्ता अलग है, सन गुप्ता अलग है, डॉटर गुप्ता अलग है। तो उन सब की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसी तरह से जो मोस्ट कॉमनली नायलॉन एग्जाम्स में पूछा जाता है वो दो नायलॉन है। एक हमारे पास में है नायलॉन 66 और एक हमारे पास में है नायलॉन 6। नायलॉन 66 जो है इसकी मोनोमर यूनिट 2 होती हैं। मोनोमर यूनिट 2 हैं। एक है इसकी मोनोमर यूनिट हेक्सा मिथाइलिन डायएमाइन और एक इसकी मोनोमर यूनिट होती है एडिपिक एसिड। चलो कौन बताएगा व्हाई वी आर गिविंग द नेम नायलॉन 66? नायलॉन 66 को नायलॉन 66 क्यों कहा गया है? क्योंकि हेक्सामिथाइलिन डायएमाइन में भी 6 कार्बन एटम होते हैं और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन एटम ही होते हैं। याद रहेगी ये बात। मोनोमर यूनिट में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं उसके बिहाफ पर नाम दिया जा रहा है। तो नायलॉन 66 का मतलब दोनों में ही 6 कार्बन है। तो नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या है? क्या है? इन दोनों में से कोई एक होगा? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट क्या है? नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट है कैप्रोलैक्टम। नायलॉन 6 की मोनोमर यूनिट है कैप्रोलैक्टम। ध्यान रखिएगा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर। जितने भी फाइबर सिंथेटिक हमने बनाए हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर नायलॉन ही है। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर तो है ही सही, एंड लाइट इन वेट। इसका वेट जो है वो भी बहुत ज्यादा, बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम होता है। जब आप माउंटेनियरिंग के लिए जाते हो तो आप ये नहीं चाहते, आप माउंटेनियरिंग के लिए जाओगे तो आपको तो रस्सी तो चाहिएगी सही। तो आप ये नहीं चाहते कि आप 25-30 किलो की रस्सी अपने कांधे पे लेकर के जाओ। आप ये चाहोगे कि जो रस्सी आप यूज कर रहे हो उसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा हो, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हो, लेकिन उसका वेट कम हो। तो इस एप्लीकेशन को फुलफिल करने के लिए जो फाइबर हमने बनाया है वही है नायलॉन। आप लोग जैसे कि पैराशूट बनाना चाहते हो, तो पैराशूट बनाने के लिए आप ये कभी नहीं चाहते कि आप कॉटन का पैराशूट बनाओ। क्यों? क्योंकि एयर में वो फट जाएगा, है ना। तो आप पैराशूट ऐसे मटेरियल का बनाना चाहते हो जो खुद लाइट इन वेट हो, हवा के साथ साथ फ्लो कर जाए, प्लस और ना है फटे भी ना ज्यादा हवा में। तो इसके लिए जैसे पैराशूट बनाना है, माउंटेनियरिंग की रोप बनानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नायलॉन यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, नेक्स्ट जो फाइबर हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे पास में है जैसे एक्राइलिक। अच्छा, इसमें एक बात नोट कीजिएगा, नायलॉन में एक बात और नोट कीजिएगा, इट इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील वायर। स्टील का जो वायर होता है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, नायलॉन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्राइलिक की। और एक्राइलिक के बारे में अगर हम बात करें इसकी मोनोमर यूनिट की, तो मोनोमर यूनिट होती है एक्राइलिक की एक्राइलोनाइट्राइल।
नॉट पॉली, इट्स एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, अब एक्राइलिक हमारे पास कहाँ काम आता है? इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वुल। आप ये बात जानते हो कि 12 महीने आपको वुल नहीं मिल सकता पहनने के लिए, क्योंकि एनिमल को हार्म करना होता है। पहाड़ों पे जाकर के नहीं ला सकते, रेगिस्तान में भी आपको नहीं मिल सकता वुल। तो उसको हम लेने के लिए क्या करते हैं? सिंथेटिक जो वुल हमने बनाया है दैट इज एक्राइलिक। ये पहनने में गर्म होता है, आसानी से खराब भी नहीं होता। मोनोमर यूनिट है एक्राइलोनाइट्राइल, याद रहेगी ये बात। और नेक्स्ट जो फाइबर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास में पॉलीईस्टर। पॉलीईस्टर नाम से ही पता चल रहा है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है? वो हो जाएगी आपके पास ईस्टर। पॉलीईस्टर, पॉलीईस्टर हम लोगों ने जनरली बनाया है ताकि हम नेचुरल फाइबर की प्रॉपर्टीज को एनहांस कर सके। जैसे कि हमारा, अच्छा, पॉलीईस्टर को दूसरा नाम जो है हम टेरिलिन भी देते हैं। कहीं कहीं पर आप इसका नाम टेरिलिन भी यूज करोगे। अब कहीं कहीं पर मैंने क्यों कहा है? क्योंकि जब हम इनको नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए, तब हम यूज करते हैं टेरिलिन वर्ड। जैसे कि मेरे पास में टेरिलिन है और कॉटन है, दोनों को ब्लेंड करो, क्या बनेगा? क्या बनेगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? टेरिटॉल। बिल्कुल सही, इट इज टेरिकॉट। अच्छा, अगर मेरे पास में टेरिलिन है और मेरे पास वुल है, तो हमारे पास में ब्लेंडेड फाइबर बनेगा टेरी वुल। क्या हम लोग कॉटन और वुल को भी ब्लेंड कर सकते हैं आपस में? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है कॉट्स वुल। ये हम बात कर रहे हैं ब्लेंडेड फाइबर के बारे में। क्लियर? ये हम बात कर रहे हैं ब्लेंडेड फाइबर के बारे में। एक फाइबर जो है वो हमारे पास में होता है, नेक्स्ट फाइबर जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास में स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स, it is used to make snug fitting cloth। स्नग फिटिंग क्लोथ का मतलब है ऐसे कपड़े जो आपकी बॉडी का शेप गेन कर लेते हैं। जब आप स्विमिंग करना चाहते हो तो आप नहीं चाहते कि आप हैवी कपड़े पहनो, तो जो हल्के कपड़े आप बना रहे हो जो आपकी बॉडी की शेप ले लें, वो हैं स्पेंडेक्स के बने हुए। स्पेंडेक्स को लाइक्रा के नाम से भी जाना जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज लाइक्रा। इन्हें लाइक्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक्राइलिक को ऑरलोन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑल्सो नोन एज ऑरलोन। एक्राइलिक को ही ऑरलोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर नेक्स्ट में फाइबर की बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट फाइबर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारा कोरोसियल। कोरोसियल जो है ये बनाया जाता है, इट इज यूज्ड टू मेक वाटर प्रूफ क्लोथ्स। वाटर प्रूफ क्लोथ्स का मतलब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेनकोट के बारे में या अम्ब्रेला के बारे में, या फिर आपने बाथरूम कर्टन्स देखे होंगे। बाथरूम कर्टन्स देखें कभी आप लोग? होटल्स वगैरह में जाओ तो हाँ, बाथरूम को दो पार्ट में सेपरेट करने के लिए जो कर्टन्स यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके पास में
कोरोसिल के बने हुए कर्टन्स, वो वाटरप्रूफ कर्टन्स होते हैं क्योंकि इसलिए। क्लियर? तो ये था हमारे पास में सिंथेटिक फाइबर के बारे में, उनके यूजेस भी पूछे जाते हैं, किसी किसी की मोनोमर यूनिट भी पूछी जाती है, तो वो हम लोगों को पता होनी चाहिए। सिंथेटिक क्लोथ से ज्यादा यूजफुल रहते हैं हमारे पास में नेचुरल क्लोथ, बट वो महंगे होते हैं, इसीलिए हमने सिंथेटिक क्लोथ्स बनाए हैं, है ना। 12 महीने हम कॉटन नहीं पहन सकते, ठंड में कॉटन पहनोगे तो मर जाओगे, है ना। इसी तरह से अगर आप 12 महीने वुल नहीं पहन सकते पूरे साल, क्यों? क्योंकि कॉटन वुल जो है वो डिग्रेड भी होने लगा था, मोथ और फंगस का अटैक की वजह से वो डिग्रेड होने लग जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल के बारे में। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है हमारा प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक बनाकर इंसानों ने अच्छा किया? नहीं किया। कहीं कहीं नहीं किया ना, कहीं कहीं करता है काम। कभी कभी। यस सर। प्लास्टिक क्या है वो तो सब जानते ही हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम अपनी डिजायरेबल शेप साइज में चेंज करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। और प्लास्टिक तो बहुत ज्यादा काम आता है आजकल हमारे दिनचर्या के अंदर, रूटीन लाइफ में। तो जैसे कि हम बात करें प्लास्टिक के बारे में, एक होता है हमारे पास में थर्मो प्लास्टिक, और एक होता है हमारे पास में थर्मो सेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, दे मेल्ट ऑन हीटिंग इजीली। अगर हम इन्हें हीट करते हैं तो ये मेल्ट आसानी से हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दे डू नॉट मेल्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी अगर आपको इसको दे दोगे ना, तब भी ये आसानी से मेल्ट नहीं होते हैं। कौन से प्लास्टिक? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर है ये बात? क्या टाइम हो गया? 3:50 तक का है। अच्छा ठीक है, चलो अपन कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक मेल्ट हो जाएंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मेल्ट नहीं होते। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में है थर्मोकोल। थर्माकोल सबने यूज किया ही है, गिफ्ट पैकिंग के काम में आता है, फ्रेजाइल आइटम्स को रोकने के काम में आता है। थर्माकोल की जो मोनोमर यूनिट है, थर्मोकोल की जो मोनोमर यूनिट है वो है स्टाइरिन। ठीक है, तो थर्माकोल जो है ये हमारे पास में पॉलीस्टाइरीन के नाम से भी जाना जाता है। थर्मोप्लास्टिक जैसे कि हम बात कर रहे हैं पॉली विनाइल क्लोराइड के बारे में, तो इसकी मोनोमर यूनिट आपको नाम से पता चल रहा है, मोनोमर यूनिट है इसकी विनाइल क्लोराइड।
ये कुछ एग्जाम्पल लिखे मैंने, ऐसे और भी काफी सारे एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करूं तो हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे कि मेलामाइन और बेकेलाइट। मेलामाइन हमारे पास में वही प्लास्टिक है जिस प्लास्टिक से इट इज यूज्ड टू कोट फायरमैन यूनिफॉर्म। अग्निशमन दल में, फायर ब्रिगेड में जो फायरमैन होते हैं उनकी यूनिफॉर्म को कोट करने के लिए जो प्लास्टिक यूज लिया जाता है वो मेलामाइन प्लास्टिक ही है। ठीक है। और बेकेलाइट प्लास्टिक जो है ये भी एक काफी स्ट्रॉन्ग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो आसानी से हीट नहीं होता। हम जो डिनर वेयर बनाते हैं, किचन के अंदर डिनर वेयर बनाते हैं, डिनर वेयर मतलब जिनमें गर्मा गर्म खाना बनाया भी जा सकता है और सर्व भी किया जा सकता है। आपने देखा होगा कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको ओवन में रख दो डायरेक्ट ही, है ना, वो मेल्ट नहीं होंगे, खाना गर्म हो जाएगा लेकिन वो मेल्ट नहीं होंगे। तो ये हमारे पास में है क्योंकि हमारे पास बेकेलाइट है। ठीक है, ठीक है। बेकेलाइट प्लास्टिक को बनाया था सबसे पहले लियो बेकेलैंड ने, तो इसलिए नाम हमने उनका दिया है बेकेलाइट। ठीक है। अगर मैं आपसे और बात करूं प्लास्टिक्स के बारे में, तो वैसे तो प्लास्टिक को यूज करना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन जैसे अगर हम बात करें किसके बारे में कि प्लास्टिक को यूज ना करें तो क्या करें। प्लास्टिक के यूजेस से बचने के लिए हम यूज करते हैं 5R प्रिंसिपल। क्या होते हैं 5R? याद है? नहीं याद है? रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिकवर और एक आर और बच रहा है हमारा, रिफ्यूज। रिफ्यूज। इन 5R प्रिंसिपल को यूज करके प्लास्टिक के हार्म से बचा जा सकता है। ठीक है। रिड्यूस का मतलब क्या होगा? रिड्यूस का मतलब ये होगा यूज इन स्मॉल क्वांटिटी। कोशिश करो कम से कम यूज कर पाओ आप, करो आप प्लास्टिक का। रीयूज का मतलब क्या होगा? अगर कोई एक प्लास्टिक कंटेनर है उसको दोबारा से यूज करने की आदत डालो। ठीक है। प्लास्टिक क्योंकि खराब तो होता है ही नहीं, ना तो एसिड से खराब होता, ना ही किसी वाटर से, ना और किसी केमिकल से। ठीक है। तो अगर हम बात करें रिसाइकल की, रिसाइकल का मतलब क्या है? अगर कोई प्लास्टिक ऐसा है जिसको फर्दर यूज नहीं किया जा सकता तो आप उसको मेल्ट करके कोई नई फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जनरली रिसाइकलिंग प्रोसेस में यही होता है। रिकवर का मतलब क्या होता है? रिकवर का मतलब ये होता है कि जो भी आप लोगों ने प्लास्टिक बनाया है, आप कोशिश ये करो कि क्या आप उस प्लास्टिक की जगह कोई और सब्सटेंस यूज कर सकते हो क्या, है ना। रिकवर का मतलब दो उसकी जगह कोई नया सब्सटेंस ढूंढने की कोशिश करो कि उससे बनाया जा सकता है क्या। और रिफ्यूज का मतलब ये होगा कि आपने यूज कम तो कर ही दिया है, आप लोगों को भी अवेयर कर रहे हो कि इसका यूज ना किया जाए। क्लियर है? हमारे पास प्लास्टिक जो होते हैं वो भी कई तरह के हैं, जैसे HDPE, एक होता है LDPE,
एक होता है हमारे पास में PET, एक होता है हमारे पास में PP। तो जैसे HDPE इट इज हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, LDPE लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, PET है पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट, PP है पॉलीप्रोपाइलिन, एक होता है हमारे पास में PS पॉलीस्टायरिन। तो यहाँ पर जितने भी टाइप के प्लास्टिक हैं इन सबका एक पर्टिकुलर यूज है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पॉलीस्टायरिन जो है ये आपके काम आता है थर्मोकोल को बनाने में। जितनी भी प्लास्टिक की केन होती हैं वो बनाई जाती हैं PET की, पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट की। HDPE टेम्परेचर को रिटेन कर सकता है, LDPE टेम्परेचर को रिटेन नहीं कर सकता ज्यादा। यहाँ पर पॉलीइथाइलिन की डेंसिटी का ही फर्क आ रहा है। अगर आप लोग ये देखो तो प्लास्टिक कंटेनर के ऊपर एक रिसाइकलिंग नंबर भी लिखा होता है। रिसाइकलिंग नंबर जो है उसको हम इस तरह के ट्रायंगुलर एरो के अंदर लिख करके देते हैं आप लोगों को। जैसे कि अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 रिसाइकलिंग नंबर होता है आपके PET का। जितने भी तरह के प्लास्टिक हैं उनमें से PET सबसे अच्छा है यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको आसानी से रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, सबसे घटिया होगा आपके पास में पॉलीस्टायरिन का। ठीक है, याद रहेगी ये बात। यस। Yes, sir. तो ये था हमारे पास 8th क्लास का चैप्टर सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड प्लास्टिक। आप बैठ करके इसको रिवाइज कीजिएगा। अभी 2 मिनट का ब्रेक आप लोगों के लिए, फिर मैं आकर के कंटिन्यू करता हूँ इसको। ठीक है, मेरी ही क्लास है नेक्स्ट भी, उसमें हम मेटल नॉन ओके मेटल सर। चैप्टर रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक है, चलिए पढ़िए एक बार इसे।
Yes, sir. एनएसओ का पेपर है कब आपका सेकंड स्टेज वाला? Sir, 13 February. 13 फरवरी को 13 फरवरी को Yes, sir. 8th क्लास 12th को है। 12th ऑफ फरवरी को 8th क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे Sir, you are हैं। not audible. क्या 9th का? आई एम नॉट ऑडिबल। तो तुम्हें पता Sir, कैसे चला कि 9th मैंने का। डेट पूछी है आपसे? आवाज आ रही है? सर आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. आ रही है। Yes. नहीं, जब मैंने डेट का पूछा तो पता कैसे चला कि सर ने डेट पूछी? अगर मेरी आवाज नहीं आ रही होती तो। गजब कर रहे हो। सर हाँ, सर 9th का भी कोई टॉपिक पढ़ाइए। क्या 9th का भी कोई टॉपिक लीजिए। 9th पहले 8th तो कंप्लीट कर ले, क्योंकि सिलेबस तो दोनों का ही आ रहा है ना। 9th और 8th दोनों का आ रहा है, तो हमें दोनों ही पढ़ना पड़ेगा ना भाई। मेटल की अगर हम बात करते हैं तो मेटल, जैसे कि अगर हम कंपेयर ही करें, यहाँ पर कंपैरिजन ही कर लेते हैं दोनों का। ये हमारे पास में है मेटल और यहाँ पर है हमारे पास में नॉन मेटल। मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो दे ऑल आर, दिख रहा है सबको? दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड ही होंगे आपके सारे। एक्सेप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, ये हो जाता है मर्क्यूरी, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फिजिकल स्टेट में होता है। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो दे मे बी आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। टोटल जितने भी नॉन मेटल हैं वो सारे के सारे तीनों फिजिकल स्टेट में हमें मिल सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं, क्योंकि तीनों ही फिजिकल स्टेट आपको मिल रही है। बात करें 11 नॉन मेटल ऐसे हैं जो गैसेस हैं, एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड है, और 10 नॉन मेटल ऐसे हैं जो आपके पास सॉलिड फिजिकल स्टेट रखते हैं। एक नॉन मेटल जो लिक्विड है दैट इज ब्रोमाइन, और इसका कलर भी आप लोग याद रखिएगा, दैट इज ब्राउन इन कलर। ब्रोमाइन जो है वो ब्राउन कलर का होता है। अगर हम बात करें सेकंड प्रॉपर्टी की, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट। बहुत पतली पतली शीट बनाई जा सकती हैं मेटल्स की। अब इसमें एक्सेप्शन नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इनकी थिन शीट नहीं बनाई जा सकती, कैन नॉट बी कन्वर्ट। सर मेटल्स में जो मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी है उसमें एक्सेप्शन है सर। क्या है? सर सोडियम। देखो, मेटल अगर हार्ड होगा तो ही वो मेलिएबल कहलाएगा। मेटल अगर हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है तो मेलिएबल आप उसको वैसे भी नहीं कहोगे। अच्छा, अगर मैंने स्टेटमेंट ये कहा कि इसमें एक्सेप्शन नहीं है, तो एक्सेप्शन हो सकते हैं। जैसे हम बात करें जिंक की, आपको जिंक कभी भी शीट की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो हमेशा ही मिलेगा लंप की फॉर्म में। हम बात करें लेड की, लेड की भी शीट नहीं मिलती है। अगर आप ये चाहो, जैसे हम बात करते हैं गैल्वेनाइजेशन के बारे में, आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है ताकि उनको रस्टिंग से बचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स वो शीट को कवर नहीं करते हैं, वो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू ही जिंक को कोट किया जाता है आयरन के ऊपर। तो जिंक को शीट की फॉर्म में ग्रेन गैप कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं मेलिएबल मेटल में, गोल्ड,
and silver, they are highly malleable. They are highly malleable. लेकिन अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम और कॉपर में के बारे में, दे आर ऑल्सो गुड मेलिएबल, ये भी अच्छे मेलिएबल प्रॉपर्टी रखते हैं. थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, इट इज डक्टिलिटी. What is mean by ductility? It is a property to convert into wire. और वायर भी अगर हम बात कर रहे हैं, it must be without breaking. बिना टूटे वायर, इसमें भी आएगा विदाउट ब्रेकिंग मेलिएबल में, है ना. अब अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, दे आर नॉन डक्टाइल. नॉन मेटल के वायर नहीं बनाए जा सकते, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो. दे आर ब्रिटल इन नेचर. ठीक है, इसमें भी हम बात कर रहे हैं क्या कि गोल्ड एंड सिल्वर, दे आर हाईली डक्टाइल. और अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम एंड कॉपर के बारे में, दे आर गुड डक्टाइल. ये भी अच्छे डक्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं. फोर्थ अगर हम बात करें मेटल नॉन मेटल के बारे में ही, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर, मेटल्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं. जबकि भी अगर मैं बात करूं आपसे नॉन मेटल के बारे में, दे आर इंसुलेटर. दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस of free electron in electrical field. इलेक्ट्रिकल फील्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. अगर नॉन मेटल बैड कंडक्टर हैं तो इसमें हमारे पास एक्सेप्शन आ जाता है सिर्फ और सिर्फ एक, दैट इज ग्रेफाइट. व्हाट इज ग्रेफाइट? It is allotrope of carbon. कार्बन का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, जो कि एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. जबकि भी मेटल जो है सारे के सारे अच्छे कंडक्टर होते हैं अगर वो सॉलिड हैं तो. सर हाँ, ये रीजन हीट कंडक्टर का तो भी है इलेक्ट्रॉप ही है ना, एंड हीट कंडक्टर तो भी है वो. हाँ, क्या सर कह रहे हो? वो तो इलेक्ट्रॉप ही है ना सर. जैसे वो कार्बन का इलेक्ट्रॉप है तो वो सिर्फ मतलब इलेक्ट्रॉप ही है ना, एक ही तो है सर. ऐसे तो हम लोग नॉन मेटल को कह नहीं सकते ना, क्योंकि सर अगर हम लोग कार्बन को कहेंगे, कार्बन में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉप होते हैं. कार्बन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉप हैं, लेकिन उनमें से ग्रेफाइट ही एक ऐसा है जो कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. बाकी सारे इलेक्ट्रॉप जो हैं वो हम लोग इंसुलेटर्स. नॉन तो पर सर नॉन मेटल को नहीं बोलेंगे ना. तो इलेक्ट्रॉप क्या होता है? नहीं, आप नॉन मेटल क्यों नहीं बोलोगे, पहले मुझे एक बात बताओ. क्योंकि बाकी नॉन मेटल क्योंकि भी. वो इलेक्ट्रॉप ही तो है. अरे एलोट्रॉप होता क्या है वो बताओ ना मुझे अश्विन. एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एनीवन? मतलब एक ही मेटल की जो उसके वो होते हैं एटम्स, उसके अलग अलग वो होते हैं, मतलब अगर सर दो केमिकली design में सेम वो होते हैं और होते हैं. फिजिकली डिफरेंट होते अगर कोई भी सब्सटेंस सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक ही एलिमेंट से मिलकर बने, लेकिन उनमें उन एलिमेंट का अरेंजमेंट डिफरेंट है, इसे कहते हैं एलोट्रॉपी. तो ग्रेफाइट का एलोट्रॉप, कार्बन का एलोट्रॉप ग्रेफाइट भी है और कार्बन का एलोट्रॉप डायमंड भी है. क्या आप डायमंड से अपनी बुक पे लिख सकते हो? नो सर. ग्रेफाइट से तो लिख सकते हो ना. लेकिन
यस सर। तो यही तो डिफरेंस है, सिर्फ अरेंजमेंट अलग होने से प्रॉपर्टी अलग हो गई है। ये नॉन मेटल ही है। जो प्रॉपर्टी कार्बन रखेगा वही प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की भी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल की बात करें, दे जनरली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल में अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, सबसे हाईएस्ट किसका है? किसका है मनीष? कितना है? 3410 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, हाईएस्ट इसका ही होता है। अगर हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, तो इसमें भी हमारे पास में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों कह रहे हैं हम? हमारे पास डायमंड है। डायमंड जिसका मेल्टिंग पॉइंट है आती है बहुत 3727 डिग्री सेल्सियस। आपको किसी किसी बुक में ये मेल्टिंग टेम्परेचर ग्रेफाइट का भी लिखा हुआ रहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन की ही एलोट्रॉप्स हैं, आप डायमंड का ही कंसीडर कीजिए इसे, ठीक है। अगर 6 प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल्स आर दे हैव हाई डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी जनरली हाई ही होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किस मेटल की है? मर्क्यूरी। ऑस्मियम की 22.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्सीमेट है ये वैसे, है ना। और अगर हम बात करें मैं नॉन मेटल की, दे जनरली हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी काफी कम होती है, किसकी? नॉन मेटल्स की। अगर मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। सोनोरस का मतलब ये है दे प्रोड्यूस साउंड ऑन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी एक ऑब्जेक्ट से हिट करने के बाद जो है, ऑन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करता हूं नॉन मेटल के बारे में, दे आर नॉन सोनोरस। ये सोनोरस नहीं होते हैं। कौन? नॉन मेटल्स, चाहे वो सॉलिड ही क्यों ना हो। लिख लिया ये? तो ये थे हमारे पास में मेटल नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इतनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होने के बाद भी हम लोगों ने, एक्सेप्शन होने के बाद भी, कुछ मेटल्स को उनकी कैटेगरी से अलग नहीं किया। इसी तरह से हम लोगों ने कुछ नॉन मेटल्स को भी अपनी कैटेगरी से अलग नहीं किया, एक्सेप्शन होने के बाद भी। कारण क्या है? कारण है
मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी पर कहीं ज्यादा सुपीरियर होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं? जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले metals generally have 1, 2 or 3 electron in their valence shell। जो भी मेटल आपके पास अवेलेबल है, 96 मेटल अवेलेबल हैं, उनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। एंड दे लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जैसे कि सोडियम है, केमिकल रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +1 चार्ज आया। ऑक्सीजन है, सॉरी, अच्छा ऑक्सीजन कहाँ ले रहा हूं मैं, हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2 का चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3 का 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 का चार्ज गेन कर लेता है। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज मेटल्स के ऊपर आता रहेगा। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी जो काफी सुपीरियर है बाकी दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी जो काफी सुपीरियर है बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो अगर मैं सबसे पहला केमिकल बिहेवियर देखूं मेटल्स का, तो वो है हमारे पास में रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में कैसा बिहेवियर रहता है मेटल का, तो ध्यान रखिएगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन हमेशा ही बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर। ये नेचर में या तो बेसिक होंगे या फिर एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं सोडियम की, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिए, हमारे पास में प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम ऑक्साइड। अब कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक ऑक्साइड है, तो बनने वाले मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि सोडियम ऑक्साइड बेसिक नेचर का था। ठीक है। इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में ऐड कर देता हूं तो हमारे पास बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है रिएक्शन विद वाटर। ये है रिएक्शन विद वाटर। मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहां से एटमॉस्फेयर में लिबरेट हो जाएगी। जैसे कि सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, पानी के साथ रिएक्शन करोगे या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक, यहां पर लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी।
पोटेशियम है, पानी से रिएक्शन करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाती है। रिएक्शन हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लोग रिएक्शन कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ में भी, ये ठंडे पानी के साथ में भी रिएक्शन कर सकते हैं मेटल्स ये जो हैं। मैग्नीशियम है, इसे अगर पानी से रिएक्शन करवा करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाना है और हाइड्रोजन गैस पास करनी है तो ये वाटर हमारा हॉट होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास में जैसे जिंक है और इसे पानी से रिएक्शन करवाओगे तो वाटर जो है हमारा यहाँ पर स्टीम की फॉर्म में होगा, तब जाकर के आपके जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ये सारी रिएक्शंस। जैसे लेकिन अगर आप चाहो कि हमारे पास आयरन है और आयरन को मैं वाटर से रिएक्शन करवा दूं तो ये रिएक्शन आसान नहीं होती है। अगर आप आयरन हाइड्रोक्साइड बना करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस करना चाहते हो तो आयरन हमारे पास में रेड हॉट होना चाहिए, इतना गर्म कर दो कि ये लाल रेड लाइट ग्लिटर करने लग जाए, और वाटर जो है ये भी स्टीम की फॉर्म में ही होता है, तब जाकर के सिर्फ सरफेस पर आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो कहने का मतलब ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट बिहेवियर होता है मेटल का वाटर्स के साथ में। अगर मैं आपसे बात करूं क्या बिहेवियर होता है मेटल्स का एसिड के साथ में, थर्ड हम बात कर रहे हैं मेटल प्लस एसिड, दैट विल गिव यू मेटल सॉल्ट, और यहां से भी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। सोडियम है, नहीं सोडियम नहीं लेंगे, हाँ सोडियम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम है, इसे एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, प्रोडक्ट बना सोडियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस यहां से सेपरेट हो गई है। मेटल है मैग्नीशियम, इसे मैंने HCl से रिएक्शन करवा दिया, हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम का क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस यहां से डिस्प्लेस हो जाएगी। ये सारी की सारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही हैं, हाँ या नहीं? समझ में आ रही है ये बात ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर, Yes, sir. समझ में आ रही। लेकिन अगर जैसे मैं चाहूं कॉपर है उसे रिएक्शन करा दो HCl से, मर्क्यूरी है उसे रिएक्शन करवा दीजिए H2SO4 से, या फिर सिल्वर गोल्ड है इसे रिएक्शन करा दो HCl से, देयर इज नो रिएक्शन। ये कुछ मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो है हमारे पास में वो है रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन
with salt solution. सोडियम है, इसे जिंक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा दीजिए, हमारा प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम क्लोराइड और जिंक यहां से सेपरेट हो जाएगा. इट इज ऑल्सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कॉपर सल्फेट है, इसमें मैग्नीशियम को रिएक्ट करवा दीजिए, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगी. तो ये होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल की सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में. लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है. रिवर्सिबल का मतलब अगर आप ये चाहो कि मैं कॉपर को रिएक्शन करवा दूं जिंक सल्फेट के साथ में, प्रोडक्ट बन जाए, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो हम लोगों ने मेटल की रिएक्शन देखी है वाटर, ऑक्सीजन, एसिड और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ. हमने देखा कुछ मेटल तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, कुछ मेटल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं कर रहे हैं. इन सभी केमिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम लोगों ने मेटल को अरेंज किया है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जिसे हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज एक काफी यूजफुल फिनोमिना है हमारे लिए, है ना, वो आप याद रखिएगा. क्लियर है? रिएक्टिविटी सीरीज बताने की जरूरत है? आती है हम लोगों को? यस सर. तो हम रिएक्टिविटी सीरीज तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन विद, सॉरी नॉट रिएक्शन विद, हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में. जैसे कि सबसे पहला हमारे पास में है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन ऑफ नॉन मेटल के बारे में. मेटल, सॉरी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, that will give you non-metal oxide. या तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल ही होगा, ये ध्यान रखिएगा. जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव यू CO2, बट CO2 प्लस H2O दैट विल गिव यू H2CO3. ये एसिडिक ऑक्साइड है. सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करो बना लेता है SO2, SO2 को वाटर से ऐड करो ये बना लेता है H2SO3. तो ये प्रूफ है कि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, वाटर है या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, दे आर neutral in nature. They are neither acidic nor basic. They are neither acidic nor basic. नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं रिएक्शन विद वाटर, और नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन विद एसिड,
दोनों ही केस में नॉन मेटल के लिए कोई रिएक्शन नहीं होती है. इट्स अ नो रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड एसिड विद नॉन मेटल. क्यों ऐसा? क्यों नहीं करते? नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? जब रिएक्टिविटी सीरीज में नॉन मेटल है ही नहीं तो रिएक्टिविटी कंपेयर कैसे किया आपने? एनीवन ऑनलाइन? वाटर और एसिड के साथ में नॉन मेटल रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? Sir, because non-metals are electronegative in nature. देन व्हाट इफ दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये तो अच्छी बात है, तभी तो बाकी रिएक्शन भी तो उसी वजह से हुई है. पानी के साथ में ऐसा क्या खास हो गया? एक्चुअल में जैसे कार्बन है, कार्बन को रिएक्शन करवा दो वाटर के साथ में. स्टूडेंट, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर ही है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है, और ये भी डोनर ही हैं. अगर रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में सारे ही एक्सेप्टर होंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी, और सारे ही डोनर होंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी. केमिकल रिएक्शन होने के लिए किसी एक को एक्सेप्टर और दूसरे को डोनर होना जरूरी है. आ रही समझ में बात? इसी वजह से नॉन मेटल एसिड और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते. भाई ये भी तो नॉन मेटल ही हैं दोनों, ये भी नॉन मेटल है, तो ये भी डोनर है और ये भी डोनर है, एक्सेप्टर कोई है ही नहीं. एक्स रिएक्शन तब होगी जब डोनर और एक्सेप्टर दोनों अवेलेबल हों, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होती है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन. सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड है, जिसे ब्रोमाइन से रिएक्शन करवाओगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है सोडियम ब्रोमाइड, और आयोडीन यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा. अगर बनने वाला प्रोडक्ट सोडियम ब्रोमाइड है जिसे मैं क्लोरीन से रिएक्शन करवा दूंगा तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी और ब्रोमाइन रिलीज हो जाएगा. अगर बनने वाला प्रोडक्ट सोडियम क्लोराइड है और इसे मैं फ्लोरीन से रिएक्शन करवा दूंगा तो सोडियम फ्लोराइड बनेगा और क्लोरीन डिस्प्लेस हो जाएगा. फर्स्ट रिएक्शन से हम, इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि अगर ब्रोमाइन ने आयोडीन को डिस्प्लेस किया है तो ब्रोमाइन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन. सेकेंड रिएक्शन में क्लोरीन ने ब्रोमाइन को डिस्प्लेस किया है तो हमें पता चल रहा है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइन. अगर ब्रोमाइन से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयोडीन से तो अपने आप ज्यादा रिएक्टिव हो गई है. थर्ड रिएक्शन से हमें पता चल रहा है फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन. इसका मतलब फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इन तीनों से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगी. स्टूडेंट्स, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल. सबसे छोटी रिएक्टिविटी सीरीज है नॉन मेटल की. याद रहेगी ये बात? यस सर. Yes. अपने एग्जाम के लिए जाने से पहले 8th क्लास NCERT के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस भी दिए हुए हैं. उन यूजेस को आप लोग पढ़िएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मेटल को यूज कैसे किया जाता है. 8th क्लास का जो 2 चैप्टर हैं, सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड मेटल एंड नॉन मेटल, हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है. इसके बाद में कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं हमारे पास में, उनको भी हम अभी रीड आउट करेंगे. एक बार आप नोट कर लो जो भी कंटेंट लिखा हुआ है बोर्ड पे.
नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल में, लास्ट और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे पास में होता है वो है कोरोजन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है हमारे पास में? इट इज एरियल एरियल डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल। क्या होता है ये? इट इज एरियल डिटीरियोरेशन ऑफ मेटल। कोरोजन में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन में हम क्या करते हैं? मतलब नेचुरल फिनोमेना है, स्लो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में हमारे पास आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। यही होता है हमारे पास में रस्ट। और ये हमारे पास में रेडिश ब्राउन कलर की फ्लेक्स बनती हैं। आप लोग ये बात जानते हो कि रस्ट होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल दोनों का होना जरूरी है। अगर एक भी एलिमेंट मिस हो गया तो रस्टिंग नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, मेटल को रस्ट होने से बचाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अलॉइंग। दो मेटल को आपस में मिक्स कर दो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, इसे कहते हैं अलॉइंग। दूसरा कहते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी हम, दूसरा मेथड हमारे पास में होता है प्रिवेंशन का, बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल। या तो आप ऑयल लगाओ या फिर आप ग्रीस लगा दो आयरन ऑब्जेक्ट पे, तो ये हमारा रस्ट से बचा लेता है। थर्ड हम बात कर रहे हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या हो गया हमारे पास में? इट इज द मेथड ऑफ अप्लाइंग अ कोट ऑफ जिंक ऑन आयरन। आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप जिंक मेटल को कोट कर देते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो आपका प्रोसेस कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन जिंक के कांटेक्ट में आएगा और वो आयरन को खराब होने से बचा लेता है। क्लियर है ये बात? ये तो हमें आता ही था। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें सेकंड हम बात कर रहे हैं कोरोजन ऑफ कॉपर के बारे में। कोरोजन ऑफ कॉपर के बारे में, अगर हमारे पास कॉपर है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन कर लेता है। यही वो डार्क ग्रीन कलर, ब्लूइश ग्रीन कलर का कोट है जो कॉपर यूटेंसिल्स पर लग जाता है। इसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। अगर आप किसी एसिड से रब करोगे तो ये कोरोजन ऑफ कॉपर हट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर के बारे में। कोरोजन ऑफ सिल्वर के बारे में अगर हम बात करें, सिल्वर है, अगर ये एटमॉस्फेरिक डाइहाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करेगा तो सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहां से डिस्प्लेस हो जाएगी। ये जो सिल्वर सल्फाइड है ये हमारे पास में
डार्क ग्रीन कलर का सब्सटेंस है जो आप लोगों को इतना डार्क होता है कि ये ब्लैक जैसा ही दिखाई देता है। ये जो है कोट, ये हमारे पास में ब्लूइश ग्रीन कलर की लेयर होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का पार्ट था कोरोजन, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम हमारा टॉपिक जो है कंबशन एंड फ्लेम एंड कोल एंड पेट्रोलियम भी कंप्लीट कर लें, जो हमारे 8th क्लास का है। ठीक है, उसके बाद हम 9th क्लास का रिवीजन शुरू करेंगे। ठीक है, अपनी 8th क्लास NCERT से इसे एक बार रीड आउट जरूर कीजिएगा इन टॉपिक्स को। स्टूडेंट 4 मिनट बाकी हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कंसल्ट मी। क्वेश्चन इन पे बेस्ड। PYQ देखे होंगे आपने NSO के, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। लैंग्वेजेस जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी आएगी बस, है ना। मतलब वो आपको आप पे क्वेश्चन पुट कर सकता है कलर के बिहाफ पे, या एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे। तो वो तो हम 9th क्लास में बात करेंगे, लेकिन कलर तो आपको यहीं से ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी कि कौन से कंपाउंड का क्या कलर होता है, ऐसे, है ना। CO2 का टेस्ट क्या होता है वो हमें पता है, हाइड्रोजन का क्या होता है हमें पता है, ऑक्सीजन का क्या होता है वो हमें पता है। ऐसे छोटे छोटे टेस्ट पे क्वेश्चन बनता है बस। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए मेरी क्लास थी बस 2 घंटे की, है ना। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं हम लोग।